हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में द स्टोरी ऑफ सिटीजनशिप। तो आइए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति किसी कंट्री का सिटीजन कैसे बनता है और आखिर किसी फॉरेनर और किसी सिटीजन में क्या अंतर होता होगा? इसी के साथ सिटीजनशिप का आखिर क्या अर्थ होता है? इन सभी बातों को डीप डाइव करेंगे आज के सेशन में। लेकिन सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जान लेते हैं सिटीजनशिप की, जो दी एक फेमस और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर टी.एच. मार्शल ने अपनी फेमस बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इन 1950। इसमें टी.एच. मार्शल बताते हैं कि किसी भी कंट्री में कोई व्यक्ति तब एक सिटीजन बनता है जब उसको एक फुल मेंबरशिप मिलती है राइट्स के मामले में और एक फुल मेंबरशिप मिलती है ड्यूटीज के मामले में। यानी कि फुल राइट्स मिल रहे होंगे उस व्यक्ति को और इसी के साथ उसको बहुत सारी ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी उस स्टेट की, तो हम उस व्यक्ति को सिटीजनशिप देते हैं और वो सिटीजन बनता है। लेकिन आज के सेशन में हम इतना ही नहीं, पुराने समय से क्या सिटीजनशिप का अर्थ रहा और आज के समय तक सिटीजनशिप का उस अर्थ में आखिर क्या क्या बदलाव आए, सब समझेंगे। तो आइए समझते हैं। पुराने समय में हम लेंगे ग्रीक सिटी के समय को, जब हम बताते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। फिर हम एक मिडाइवल पीरियड की बात करेंगे। उसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी समझेंगे आखिर क्या चेंजेस आए हमारी सिटीजनशिप के डेफिनेशन के मामले में। और फिर लास्टली हम बात करेंगे 19th एंड 20th सेंचुरी की। तो आइए चलते हैं ग्रीक पीरियड में। ग्रीक पीरियड में जो फेमस छोटे छोटे स्टेट थे उनमें से कुछ थे जैसे कि एथेंस, स्पार्टा। इन स्टेट्स की खास बात थी कि इनकी जनसंख्या कम थी। तो यहां पर सिटीजनशिप कैसे मिलती थी, इस बात को समझते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है कि यहां पर सिटीजनशिप सभी व्यक्तियों के लिए नहीं थी। यहां पर जो विमेन थी, चिल्ड्रन थे और स्लेव्स थे, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। और लगभग 90% लोगों के पास सिटीजनशिप थी नहीं। तो आखिर फिर किनके पास थी सिटीजनशिप? सिटीजनशिप यहां पर थी जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, जो बड़े जमीन के मालिक हुआ करते थे, या फिर जो राज्यों में बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट पर व्यक्ति हुआ करते थे। तो यानी कि एक छोटी जनसंख्या के पास यहां पर सिटीजनशिप थी। लेकिन यहां पर यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि उनके पास एक्टिव सिटीजनशिप थी। एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब कि वो लोग एक्टिवली राज्यों के कार्यों में भाग लेते थे। हम यहां पर देखें कि इन लोगों को जिनके पास सिटीजनशिप थी उनके पास लीगल प्रोटेक्शन भी था, प्रॉपर्टी के मामले में या फिर अन्य जो मामले थे उनमें भी उनको एक्टिवली छूट दी जाती थी। तो हम देखते हैं कि राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उस समय वहां के लोगों को दी जाती थी। लेकिन इसी के साथ दोबारा रिपीट कर दें कि एक काफी छोटे से समूह को, यानी कि 10% से भी कम लोगों के पास वहां पर सिटीजनशिप थी। ये समझा हमने ग्रीक टाइम के साथ। समय बदला और सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट्स में भी चेंज आए। हम यहां देखते हैं कि मिडिवल पीरियड में जो सिटीजनशिप है उसकी हमें पैसिव फॉर्म नजर आती है। पैसिव फॉर्म से हम यहां पर यह समझते हैं कि वो समय था मोनार्की का, यानी कि सीधे तौर पर आप राज्यों के कार्यों में भाग नहीं ले सकते थे। आपको सिर्फ मिलता क्या था कि राज्य से प्रोटेक्शन, किस मामले में? लाइफ के मामले में, फैमिली के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में राज्य आपको सिटीजन होने के नाते प्रोटेक्शन दे रहा था। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर सिविक लाइफ जो थी वो सेकेंडरी थी और जो प्राइवेट कंसर्न्स थे उसको लेकर ज्यादा यहां पर फिक्र थी लोगों में। तो मिडिवल टाइम में धीरे धीरे जो थी सिटीजनशिप की अवधारणा बदल रही थी। मोनार्की थी, अपने हिसाब से वो राइट्स देती थी जितने उसे ठीक लगते थे। लेकिन हम आगे देखते हैं, समय फिर बदला
और बहुत तेज गति से बदला। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पैसिव सिटीजनशिप के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया और यहां पर हमने देखा इक्वल राइट्स की बात आई। यहां पर एक फेमस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन को लेकर एक बहुत बड़ी बात आई, यानी कि सभी लोग इक्वल हैं और इसी के साथ यह बात भी बड़ी थी कि सभी लोग इक्वली राज्यों के कार्यों में भाग ले सकते थे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब मोनार्की से धीरे धीरे डेमोक्रेसी का टाइम आ रहा था और सिटीजनशिप भी अपना रूप बदल रही थी। यहां पर राइट टू लिबर्टी, राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, ये सभी राइट्स जो थे वो खुलकर सामने आए, उनकी मांग की गई और हम देखते हैं कि एक इक्वेलिटी को लेकर फोकस में रहा स्टेट कि वो किसी को जो है वो प्रिविलेज के रूप में ना दे सिटीजनशिप, बल्कि टैलेंट्स और उनकी क्षमता के अनुसार दे। और यहां पर एक्टिव सिटीजनशिप को लेकर भी एक बड़ा प्रयास किया गया। तो समय बदला, हमने देखा कि सिटीजनशिप यहां बदल रही है। आइए अब जरा समझते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था। यहां अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हुआ कि सिटीजनशिप की अवधारणा में इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो थे वो कॉमन इंटरेस्ट से ऊपर आ गए। क्या है इसके मायने? इसका मतलब यह है कि जो किसी समूह के राइट्स हैं उनसे कहीं अधिक फोकस दिया गया इंडिविजुअल राइट्स को और यह माना गया कि राइट टू स्पीच या राइट टू बिजनेस या राइट टू मूवमेंट ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और यहां पर यह बात भी हाईलाइट की गई कि मिनिमल स्टेट यानी कि स्टेट जो है वो मिनिमम इंटरफेयर करे यहां सिटीजन्स की लाइफ में। तो हम देख रहे हैं कि इसी का परिणाम हुआ कि मार्केट इकोनॉमी यानी कि बाजारवाद जो है वो उभरा और स्टेट का कद थोड़ा छोटा हो गया और यहां पर धीरे धीरे इंडिविजुअल जो था वो सेंटर में रहा। तो ये बात हमने देखी 19th एंड 20th सेंचुरी में। लेकिन अभी हम और डीप डाइव करेंगे सिटीजनशिप के मामले में। तो आइए वो कैसे, हम समझेंगे कि आखिर इसके अल्टरनेटिव और क्रिटिसिज्म क्या हैं सिटीजनशिप के। तो इसके मामले में हम दो एस्पेक्ट से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स एंड द सेकंड इज फेमिनिस्ट क्रिटिक। तो आइए पहले बात करते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक की। मार्क्सिस्ट व्यू ये कहता है सिटीजनशिप के मामले में कि राइट्स ऑफ मेन को जो है स्टेट में ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, ज्यादा महत्व दिया जा रहा है अगर हम बात करें राइट्स ऑफ सिटीजन्स के मामले में, यानी कि राइट ऑफ सिटीजन्स को कम वेटेज दिया जा रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि राइट्स ऑफ मैन को अगर आप ज्यादा महत्व दोगे तो इससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, इससे बाजारवाद बढ़ेगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर हर व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा तो जिन व्यक्तियों के पास संसाधन ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, वो औरों के राइट्स को सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित कर देंगे, एक्चुअल में वो ट्रांजैक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मार्क्स कहता है कि जब तक सभी को इक्वल राइट्स नहीं मिल जाते तब तक हम एक अच्छी सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर सकते। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं कि जैसे राइट टू वोट या फिर इलेक्शन लड़ने का अधिकार सभी को हो सकता है, लेकिन अगर उस स्टेट में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो तो गरीब लोग तो जो है चुनाव में खड़े होंगे ही नहीं। तो इसलिए यहां पर मार्क्स कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन काफी महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है सिटीजनशिप की अवधारणा का। इसी के साथ अगर हम बात करें फेमिनिस्ट क्रिटिक्स की तो इनका एक अलग अदर व्यू है इस मामले में। उनका मानना है कि हिस्टोरिकली विमेन को जो है एक्सक्लूड किया गया है स्टेट के कार्यों के मामले में, चाहे फिर हम वोट देने की बात करें, चाहे हम राइट टू स्पीच की बात करें, चाहे हम राइट टू बिजनेस की बात करें। इन मामलों में जो सिटीजनशिप है वो जेंडर ब्लाइंड रही है और चाहे कास्ट हो, क्लास हो, रेस हो, इन मामलों में जो लोग कमजोर रहे हैं उनके साथ शोषण होता रहा है। तो उनका मानना है कि ज्यादातर विमेन को मदर्स और वाइफ्स के रोल में देखा गया है
और उनका एक्सेस जो है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे फिर वो स्टेट के मामले में हो, इलेक्शन लड़ने के मामले में हो, वो काफी कम रहा है। और ये इनइक्वालिटी जब तक बनी रहेगी, सही मामलों में सिटीजनशिप किसी भी स्टेट में सभी लोगों को दी नहीं जा सकती। तो हम देखते हैं कि ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स था। तो ये बात थी हमारी सिटीजनशिप की। आइए अब बात करते हैं आज के टास्क की। आप कैसे समझते हैं कि सिटीजनशिप जो है वो और इंक्लूसिव हो सकती है, इसको आप देखिएगा। इसी के साथ क्या आपके पास मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को लेकर कोई रिस्पॉन्स है? क्या आप इससे एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं? इसकी चर्चा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।